हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 8। आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे पूरा हम कवर करेंगे मुगल एम्पायर को। और ये हमारा कौन सा है सीरीज का, हमारा सीरीज का है लेक्चर नंबर 8। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 पढ़ रहे हैं आज हम। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले दो बातें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, जो कोई भी एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए वीडियो मस्ट है ये सीरीज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन। देखो, ये तो सबको पता है कि बाबर ने फाउंड करी थी मुगल एम्पायर को, लेकिन एम्पायर फाउंड होने से पहले इंडिया में किसका राज था? दिल्ली सल्तनत। और वो लास्ट रूलर कौन था जिसके बीच में बाबर और उसके बीच में लड़ाई हुई थी, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत 1526? वो था आपका इब्राहिम लोदी। लोदी डायनेस्टी का लास्ट किंग और दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी। ठीक है, लड़ाई होती है पानीपत के बैटलफील्ड में। ठीक है, जिसमें कौन विजय बनता है? बाबर। ठीक है, बाबर। ठीक है, एक न्यू एरा, इसका पॉच मतलब होता है न्यू एरा एज। एक न्यू एम्पायर आती है। ठीक है, इसकी बिगिनिंग होती है 1526 से 1857 तक चलती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम 6 मेजर रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो 1707 तक थे, और लास्ट कौन था? औरंगजेब। ठीक है, ठीक है, बाकी के जो 150 साल थे ना वो वीक रूलर्स के अंडर था। बाद में जो 1857 पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम बहादुर शाह जफर 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो था ना वो था हमारा जैनुद्दीन बाबर। 1526 से 1530 तक ही ये मुगल एम्पायर संभाल पाया। 4 साल बाद इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली कहां से था? ये था उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान कहां है? उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री है। अगर देखो ये, अगर ये हमारा, ठीक है, अगर ये हमारा प्यारा भारत है ना, ठीक है, अगर ये हमारा प्यारा भारत है तो, अरे सॉरी ये थोड़ा निकल गया अगर ये हमारा प्यारा भारत है तो ये इधर ये बेटा, इधर अफगानिस्तान, ठीक है, इधर अफगानिस्तान, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना, यहाँ ये जो एरिया है, ये यहाँ कहीं उज्बेकिस्तान है, पास में कजाकिस्तान, ठीक है, तुर्किस्तान, ये सारी कंट्रीज हैं। तो यहाँ से बंदा यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ आज पानीपत जहाँ है, 1526 की लड़ाई होती है। एक्चुअली बाबर क्या था, एक लुटेरा था, वो जगह जगह रेड करता था और वहां से जो भी चीजें मिलती थी उनको लूट लेता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो जो था बाबर, वो कहां से ओरिजिनेट था? वो था उज्बेकिस्तान। ठीक है, वहां का था वो। ठीक है, तो 1494 में क्या होता है, 12 साल की उम्र में उसके पिताजी की डेथ हो जाती है, तो वो थ्रोन क्या कर लेता है, थ्रोन उसको मिल जाता है। ठीक है, बट उस टाइम सेंट्रल एशिया में बाबर को बहुत रेसिस्टेंस फेस करनी पड़ी। ठीक है, ठीक है, ऑल्दो उसने समरकंद को बहुत जल्दी कैप्चर कर लिया था, बाद में उसको डिसर्टेशन करना पड़ा नोबल्स की वजह से। ठीक है, और वो फरगना भी हार गया था। फिर लेकिन 1504 में क्या होता है, वो क्या कब्जा करता है? काबुल कब्जा करता है। ठीक है, और फिर उसकी नजर कहां पड़ती है? हमारे प्यारे भारत में। तब उज्बेकिस्तान वाले रास्ते से अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए इंडिया आता है। ठीक है, 1517 में। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हम लोग ना कभी भी गुलाम नहीं बने अपनी वजह से, मतलब एक्चुअली हम लोग अपनी ही वजह से गुलाम बने। हमें कोई और कंट्रोल कभी कर ही नहीं सकता था, वेदर इट इज दिल्ली सल्तनत, वेदर इट इज मुगल एम्पायर, वेदर इट इज ब्रिटिशर्स। बाहर के लोग आए, हम पे अटैक किया, हमें कंट्रोल किया। ठीक, क्यों? वो बताता हूं। अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी हमारे अंदर थी, यूनिटी थी नहीं, अनस्टेबिलिटी इतनी थी। उस टाइम भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे राणा सांगा के, राणा सांगा अलग की, मुझे एक्सपेंशन चाहिए, मुझे जगह बनानी है अपनी, मुझे नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करना है। ठीक है, वहां दौलत खान लोधी उसके अफगान्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट से। ठीक है, तो वो दोनों क्या करते हैं, ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं, अलायंस होते हैं और बाबर को इन्वाइट करते हैं कि आप आओ, इब्राहिम लोधी को हराओ। तो बाबर के उस जो उसने 1715 में सोचा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है कि मैं तो जाऊंगा, हराऊंगा, और समझ रहे हो। ठीक है, उस टाइम इंडिया ऐसा इंडिया नहीं था। उस टाइम इंडिया जो था ना वो सच में सोने की चिड़िया था। आज भी है, आज बन रहा है,
लेकिन उस टाइम डेवलप्ड नेशन थे। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बताऊं, जैसे आज के टाइम पे यूरोप है, जैसे आज के टाइम पे यूएसए की पावर है ना, उस टाइम इंडिया की ऐसी पावर थी, हर कोई इंडिया आना चाहता था। ठीक है, क्यों इतने लोग ट्रैवलर्स, इतने लोग इंडिया, इसी वजह से तो वहाँ इंडियन कल्चर को जानने, इंडियन रिचुअल्स को जानने, समझे। तो उसके एम्बिशन को पुश मिल गया इस वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि अफगान चीफ्स विद इब्राहिम लोदी और दौलत खान जो था, उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ठीक है, ठीक है। तो राजपूत किंग थे मेवाड़ के राणा सांगा, ठीक है, वो भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि वो अपना एरिया इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे नॉर्थ इंडिया में भाई। ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी पावर खड़ी, वो अकेले तो हरा नहीं सकते, तो उनको कोई ना कोई चाहिए। ठीक है, तो बाबर को वो इनवाइट करते हैं, तो वो इन्वाइट करता है इंडिया को, ये दोनों और ये तीनों मिलके किसको हराते हैं? लोधी को हराते हैं 1526 में। ठीक है, 1519-24 में उसने इन्वेट कर दिया था बेरा, सियालकोट और लाहौर को हराते हुए वो आता है इंडिया, ये पाकिस्तान में आज के। ठीक है, और 1526 में दोनों बैठते हैं पानीपत में, और विजेता कौन होता है? बाबर। ठीक है, 12,000 की एक्टिव आर्मी बाबर की और 1 लाख की आर्मी किसकी? लोधी की। लेकिन तब भी बाबर जीतता है। क्यों? क्योंकि वो यूज करता है कैनन, और कैनन उस टाइम 16वीं सेंचुरी में नया इन्वेंशन था। और बाबर के पास ही कैनन कहाँ से आए थे? अब तुम बोलोगे सर बाबर के पास ही कैनन आए थे, कहाँ से? बाबर के पास ही कैनन आए थे बेसिकली, एक सेकेंड, बाबर के पास ही सारे कैनन आए थे बाबर के पास ये सारे कैनन आए थे कहां से? लूट के, ठीक है, डकैत करके। ठीक है, इन जगह पे अटैक करता था, वहां से जो भी चीजें लूटता था उनको अपने पास रखता था। तो कैनन नहीं थी और किसी के पास कैनन थी नहीं इंडिया में, तो उसी का एडवांटेज उठा के उसने उनको हराया। दूसरा एक चीज और होती है, वो थी क्या? वो थी रूमी ऑटोमन मेथड ऑफ वारफेयर, मतलब एक तरीके से चक्रव्यूह बनाना, कि 3 ऐसे खड़े कर दिए, फिर उसकी कैवलरी को घेरा, फिर यहाँ से उसके ट्रुप्स को घेरा, और फिर बीच में वो लोग आ गए, फिर एक साथ अटैक कर दिया, ऐसे, समझ रहे हो? इस टाइप से चक्रव्यूह टाइप। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, कुछ छूट रहा है क्या? एक सेकेंड। नाउ बेटर। ठीक है, ठीक है गाइस, आया समझ में? जहाँ तक मैंने समझाया आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में तो आया होगा, इतना मैंने समझाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाबर हैड कॉन्कर दिल्ली, उसने दिल्ली और आगरा को कॉन्कर कर लिया, बट उसको वही चीज़ था कि जैसे इब्राहिम लोदी के टाइम पे उसको राजपूत का खतरा था, उसे भी राजपूत का खतरा था। तो वो राणा सांगा को चित्तौड़ के, ठीक है, उनको क्या करता है? हराता है। कहाँ? खनवा में दोनों की लड़ाई होती है, और 1527 में वो उनको भी हरा देता है। ठीक है, और इसी बैटल को बोला गया बैटल ऑफ खनवा। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि बैटल ऑफ खनवा किस किस के बीच में हुई, तो बैटल ऑफ खनवा हुई थी राणा सांगा और बाबर के बीच में। फिर उसको हराने के बाद उसने मैदनी राय, ठीक है, मैदनी राय को भी टक्कर दी थी। लेकिन जो मैदनी राय और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी वो हुई थी चंदेरी में, जिसको बैटल ऑफ चंदेरी बोला गया। ठीक है, फिर उसने ही नेक्स्ट जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी इब्राहिम लोदी के भाई से मोहम्मद लोदी को, जिसने उसने हराया था कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ घाघरा में। तो बेसिकली 3 बैटलें हुई थी बाबर की, टोटल 4 साल में 4 बैटलें लड़ी, लड़ता ही मरा वो। ठीक है, 4 साल में। ठीक है, पहली पानीपत, दूसरा खनवा, तीसरा चंदेरी और चौथी घाघरा। ये 4 बैटल बाबर ने लड़ी थी। ठीक है, और वो एक स्कॉलर था पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज का, और जाते जाते उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसमें उसने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, तुझ ए बाबरी इन टर्की लैंग्वेज। ठीक है, बाद में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया पर्शियन लैंग्वेज में, समझे? ठीक है, अगला जो था उसका बेटा था हुमायूं क्या था? उसका बेटा था। ठीक है, बाबर की डेथ के बाद हुमायूं ने ही सक्सीड किया, और हुमायूं को मतलब ही फॉर्चून था, लेकिन उसका असली में बहुत अनफॉर्चुनेट जीवन रहा। ठीक है, वो अपने पिताजी की तरह सोल्जर लाइक नहीं था। क्यों यार? देखो, एक बात है, उसके पिताजी ने इतनी मेहनत करी, ठीक है, उसको बिल्कुल एक अंपायर खड़ी करके थी, मुगल अंपायर, तो उसको तो कंफर्ट आ गया ना। ठीक है, बट उसके हिसाब से जितना था वो कर सकता था। ये देखो हुमायूं, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल सिस्टम
वीकनेस की वजह से और उसके अफगान जो थे वो उसके खिलाफ थे, इसकी वजह से उसको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अफगान पावर स्ट्रांग हो रही थी बिहार और उत्तर प्रदेश में, और एक लीडर उभर के आ रहा था शेर शाह सूरी, ऑल्सो नोन है शेर खान। ठीक है। हुमायूं ने एक्शन लिया, इनिशिएट किया, अफगान को हराया दोहरा में 1532 में, और चुनर का जो फोर्ट था उसको अपने अंडर कैप्चर कर लिया। लेकिन 1539 में शेर शाह सूरी डिफीट करता है किसको? हुमायूं को, इन बैटल ऑफ चौसा। बट जैसे तैसे हुमायूं भाग जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से कन्फ्रंट होते हैं दोनों एक दूसरे के सामने कन्नौज में। कन्नौज आज के यूपी में है, ठीक है। और बैटल ऑफ कन्नौज में वो कंप्लीटली ही डिफीट कर देता है, ठीक है। और फिर भाग जाता है और शेर शाह सूरी इंडिपेंडेंट रूल बन जाता है। तो बेसिकली सल्तनत किसके अंदर आ जाती है? अफगान अंपायर कंट्रोल करने लग जाता है, क्योंकि जो शेर शाह सूरी था वो कौन था? अफगान था। लोधी डायनेस्टी के बाद ये दूसरा अंपायर थी और दूसरा इंसान था जिसने इंडिया में कब्जा करा था एज अ अफगान अंपायर, ठीक है। ये उसकी फोटो है, देखो, शेर शाह सूरी। Farid, who later come to be called Sher Khan and subsequently Sher Khan was a son of जागीरदार। जागीरदार का बेटा था, जमींदार जागीरदार जो होता है ना, ठीक है, जौनपुर की किंगडम का। उसके फादर का नाम था हसन खान सूर, ठीक है। जागीर ऑफ सासाराम इन बिहार में सासाराम जगह है, वहां के जागीर थे किसके टाइम पे? लोधी डायनेस्टी के टाइम पे। बट हुमायूं को हराने के बाद वो सोवरन रूलर बन गया था 1540 से, और उसको टाइटल दे दिया गया था शेर शाह का, ठीक है। आफ्टर अ गैप ऑफ 14 ईयर शेर शाह सक्सीड इन एस्टेब्लिशिंग द अफगान रूल अगेन इंडिया। 14 साल के गैप के बाद, ठीक है, लोधी से शेर शाह टाइम जो था वो 14 साल का गैप था। उसके बाद फिर से अफगान अंपायर इंडिया में कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। और उसी पीरियड को बोला गया सेकंड अफगान अंपायर, शेर शाह सूरी के टाइम को, ठीक है। उसने डिफीट किया मालवा को 1542 में, ठीक है। चंदेरी में राजस्थान, ही लेड कैंपेन अगेंस्ट मारवाड़, रणथंभौर, नागौर, अजमेर, मेड़ता, जोधपुर, बीकानेर। ही डिफीटेड रेबिलियस अफगान्स इन बंगाल। उन्हें अब रेबिलियस डिफीट्स अफगान्स को भी हराया बंगाल में, ठीक है। 1545 में उसने खुद एक सुप्रीम रूलर के तहत में सिंध और पंजाब को भी अपने अंडर लिया, पूरे राजपूताना के वेस्ट साइड को और बंगाल की साइड को अपने अंडर लिया, ठीक है। फिर वो बुंदेलखंड की तरफ बढ़ा। बुंदेलखंड वाला आज का तुम्हारा मान लो तो गंगा यमुना डोब जो यूपी वाले एरिया है, ठीक है। हेयर वाइट बी सीजिंग द फोर्ट ऑफ कलिंजर का फोर्ट उसने कैप्चर करा। फिर 1545 में उसे एक्सीडेंटल ब्लास्ट होता है गन पाउडर से और उसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एक सेकेंड यार, कुछ दिक्कत आ रही है आई गेस, ठीक है। उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर शेर शाह डेथ 1545 ही सक्सेसर रूल टिल 1555 व्हेन हुमायूं रिकॉन्कर्ड इंडिया। 1555 तक राज करता है कौन? बाद में कौन करता है? हुमायूं वापिस क्लेम करता है अपना टेरिटरी, समझे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शेरशाह के क्या रिफॉर्म्स थे? शेरशाह मूवी तो देखी होगी ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा जो विक्रम बत्रा के ऊपर बनी है, ठीक है। क्या रिफॉर्म थे? उसने बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाई थी और उसने कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स अपॉइंट करे थे, जिनमें से थे आपके दीवान वजारत, ऑल्सो कॉल्ड वजीर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, दीवान अरीज इन चार्ज ऑफ आर्मी, दीवान रसालत फॉरेन मिनिस्टर, दीवान इंचा मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। और शेर शाह अंपायर वॉज डिवाइडेड इनटू 47 सरकार। चीफ सेक्रेटरी कौन था? लॉ एंड ऑर्डर का, चीफ मुंसिफ, जज, ये 2 ऑफिसर थे जो इंचार्ज थे किसके? एडमिनिस्ट्रेशन के ईस्ट सरकार में। कौन? चीफ सिकंदर और चीफ मुंसिफ, ठीक है। ईस्ट सरकार वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल परगनास मतलब क्या होता है? गांव वगैरह, ठीक है, छोटे छोटे। बंगाल में तुमने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे उनमें डिवाइड है, परगनास उनके लिए होता है। सिकंदर मिलिट्री ऑफिसर और अमीन होता है लैंड रेवेन्यू, फुतेदार, ट्रेजरर, कर्नौज, अकाउंटेंट इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच परगना। Sher Shah had also improved the communication by laying 4 important highway. They were
सोनरगांव टू सिंध, आगरा टू बहरमपुर, जोधपुर टू चित्तौड़ और लाहौर टू मुल्तान। बेसिकली जो वो ग्रेट ट्रंक रोड थी वही, ठीक है। ये जो रूट है वहाँ से, मान लो कहाँ से कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा रूट जो आज के बांग्लादेश में जो आज का बांग्लादेश है, चिंटंगांग, ठीक है, वहाँ तक इसने अपना क्या बना रखा था, रूट बनाया था। शेरशाह सूरी रोड भी बोलते थे इस चीज़ को, ठीक है। आज के दिल्ली कोलकाता से होते निकलती है, ठीक है। ही एक्सटेंडेड ग्रेट ट्रंक रोड फ्रॉम चिंटागोंग आज के बंगाल में, वो बांग्लादेश में, इन द फ्रंटियर ऑफ प्रोविंस ऑफ द बंगाल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू काबुल इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तक यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। इन द फार नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री मालिक मोहम्मद जियाजी, मालिक मोहम्मद वो जियाजी था जिसने पद्मावत लिखी थी, ठीक है, वो इसके टाइम पे थे। ही स्टार्ट बिल्डिंग अ न्यू वॉल्ड सिटी इन दिल्ली, ठीक है। उसने सिटी, वॉल्ड सिटी बनाने की कोशिश करी, बनानी शुरू करी, ठीक है, ठीक है, बनाई, जिसका नाम क्या था, पुराना किला, एज ऑल्सो नोन एज ओल्ड फोर्ट, ठीक है। और ही बिल्ड हिज ओन मुस्लिम इन सारा शाह, मतलब कुल मिला के है कि उसने अपना खुद का क्या बनाया, मकबरा बनवाया। जाना कभी बहुत बड़ी जगह है, घूम के आना, ठीक है। मैं गया नहीं हूँ बट मैंने पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है। फिर वही है, 1555 में वापस कौन आ जाता है फ्रेम में, वापस फ्रेम में कौन आ जाता है, हुमायूं। 1540 में उसने लेफ्ट कर दिया, तब उसने शादी कर ली थी हमीदा बानो बेगम से, ठीक है, सिंध जाते हुए। फिर वो अमरकोट में रहा, हिंदू किंगडम रूल था उस टाइम अमरकोट का, राणा प्रसाद। अकबर बोन हो गया था उस टाइम तक, हुमायूं का बेटा था अकबर 1542 में, ठीक है। तब हुमायूं ने प्रोसीड करा ईरान तक और वहां से हेल्प मांग के बाद में उसने वापस आके उसके भाइयों को हराया जो शेरशाह सूरी के बाद के थे, कमरान और अस्कारी, ठीक है, ठीक है। और 1555 में जाके वो डिक्लाइन ही हो जाती है सूरी डायनेस्टी। फिर हुमायूं वापस आ जाता है अफगान्स को हरा के, क्योंकि शेरशाह सूरी कहते हैं कि अफगान्स था, ठीक है, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद उसके कब्जाने के 1556 में वो अपनी लाइब्रेरी के स्टेयर के सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। और हुमायूं नामा उसकी बायोग्राफी है जो लिखी है गुलबदन बेगम ने, जो कौन थी, जो थी बाबर की बेटी और हुमायूं की आंट, ठीक है। और उसको दिल्ली के इस वाले टॉप में, जो दिल्ली में रहते हैं वो गए होंगे, हुमायूं टॉप बोलते हैं इसे, वहां उसको दफनाया गया, ठीक है। हुमायूं के बाद आता है अकबर, ठीक है। अकबर वॉज ओनली 13 years old एट द टाइम ऑफ हुमायूं व्हेन हिज फादर डाइड, वो 13 साल ही का था, ठीक है। और जब उसको पता चली तो कालनौर एक जगह है, कालनौर पंजाब में, तब वहीं उसका क्या हो गया, करोनेशन मतलब होता है राज तिलक 1556 में, ठीक है। इट वॉज हिज ट्यूटर एंड हुमायूं फेवरेट, उसका ट्यूटर और हुमायूं की फेवरेट कौन थे, बैरम खान, ठीक है, तब, ठीक है। हु सर्व एज अ रीजेंट ऑफ द मुगल एम्परर, ठीक है। एज अ कॉन्करर अकबर ट्रम्पलेड ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। द फर्स्ट 4 years of Akbar rule saw the expansion of Mughal Empire from Kabul to Jaunpur, including Gwalior, Ajmer under his regent of बैरम खान के अंडर, ठीक है। स्टार्टिंग जो 4 साल थे ना अकबर के, ये अकबर है, उसने एक्सपेंशन किया, उसने बढ़ के पूरा एक्सपेंशन किया, ठीक है। एक्सपेंशन काबुल से लेकर जौनपुर तक अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। और उसकी मेजर अचीवमेंट क्या थी ना, उसने डिफीट करा था हेमू को, ठीक है, एंड द अफगान फोर्सेस को इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो जो सेकंड बैटल हुई थी ना पानीपत की, वो हुई थी राजा हेमू, ठीक है, और अकबर के बीच में, जिसमें कौन जीत जाता है, अकबर जीत जाता है। पता है क्या स्टोरी थी, ऐसा था कि ना, मतलब कैसे हुई थी मैं बताता हूँ थोड़ा, कि इसमें ना ऐसा था कि ना जो राजा हेमू थे ना वो हाथी पे थे, तो और हेमू ऑलमोस्ट अकबर को हराने ही वाले थे, तो लेकिन अकबर की सेना का एक सैनिक सीधा आँख, मतलब ऐसी जैसा होता है ना कि प्लस ट्राई, वो सीधा उनकी आँख को निशाना बनता है और उनकी आँख में आके तीर लगता है और वो वहीं धाराशायी। और ऑब्वियसली बात है, किंग हार गया तो उसकी सेना अपने आप सरेंडर कर देती है। यार एक बात बताओ, तुम हाथी पे बैठे हो तो तुम नीचे सर है तुम्हारे, तो तुम दूर से हाईलाइट हो रहे हो, एक तो पता नहीं है हाथी पे क्यों बैठते थे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया लॉजिक, भगवान मालिक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस वजह से अकबर जीतता है, वरना सोचो क्या हमारी हिस्ट्री होती है, हम कितने अलग हिस्ट्री पढ़ते हैं। जो राजा हेमू थे वो एक हिंदू रूलर थे, ठीक है, वो एक हिंदू रूलर थे, ठीक है। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट क्या क्या थे अकबर के रेन में, मालवा वॉज कॉन्कर्ड 1562 फ्रॉम बाज बहादुर को हरा के उसने मालवा कब्जा किया, ठीक है, और उसको ही मनसबदार बना दिया गया अकबर के कोर्ट में। गोंडवाना रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया उसने एनेक्स किया, ठीक है। रानी दुर्गावती को हराकर उसके बेटे वीर नारायण को हरा के 1564 में, ठीक है। ऐसे चलती थी देखो आर्मी,
और यहाँ बैठता था राजा इसके ऊपर, ठीक है। और अकबर को कॉन्कर कौन करता है, अकबर कॉन्कर करता है गुजरात को मुजफ्फर शाह से 1573 में, और अपनी नई कैपिटल बनाता है। इसी गुजरात को हराने के गुजरात को हराने के बाद ही वो फतेहपुर सिकरी एज अपनी विक्ट्री के रूप में अपनी नई कैपिटल बनाता है। फिर होती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप। फिर वो मुगल आर्मी से हारे जाते हैं। उसमें लड़ाई किस किस के बीच में होती है, मान सिंह आपस में लड़वा देता है राजपूत। ये तो डिप्लोमेसी खेली थी, ठीक है। मान सिंह ऑल था अकबर की तरफ से। इन 1576 फॉलोइंग द डिफीट ऑफ मेवाड़ मोस्ट ऑफ द लीडिंग राजपूत रूलर्स है एक्सेप्टेड अकबर। जो महाराणा प्रताप थे ना, वो एक तरीके से ना हेड थे। उनको हरा के सारे जो राजपूत थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, और उन्होंने बोल दिया था कि आप हमारे सोवरेन हो, आप हमारे सीनियर हो, आपको लगान देते रहेंगे, आप हमारी प्रोटेक्शन करते रहना। इस तरीके से मतलब हम आपके अंडर हैं, इस तरीके से। डिफीटेड दाऊद खान द अफगान रूलर ऑफ बिहार एंड बंगाल, बोथ द प्रोविंस वर एनेक्स्ड टू द मुगल एम्पायर। बिहार और बंगाल भी उसके अंदर आ गए थे दाऊद खान को हराने के बाद 1576 में। और अफगान फोर्सेस हैज ऑक्यूपाइड कंदेश रीजन। अकबर की जो फोर्सेस थी उन्होंने कंदेश रीजन को भी 1591 में अपने अंडर ले लिया था। और चांद बीबी को डिफेंड कर रहा था अहमदनगर द्वारा। जो चांद बीबी थी वो डिफेंड कर रही थी अहमदनगर को मुगल फोर्सेस के, लेकिन वो भी हार जाती हैं। अब तो मैं मैप दिखाता हूँ, ये देखो, ये जितना भी एरिया है ना, ये पूरा रेन, ठीक है, ये पूरा अफगान, ये पूरा अकबर के टाइम का है। 1605 में जब अकबर की डेथ हुई थी तब इतना था ये पूरी मुगल एम्पायर, समझे। राजपूत पॉलिसी थी क्या थी कि वो बहुत ना, उसने मैरिज अलायंस करे। राजा बारमल की बेटी के साथ उसने शादी कर ली। वो हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था मुगल्स की, ठीक है। वो मूवी नहीं आई थी, कौन सी मूवी थी यार, जोधा अकबर, ठीक है, वो उसके ऊपर ही कहानी बनाई गई है, ठीक है, ठीक है। राजपूत शब्द मुगल्स फॉर फोल 4 जनरेशन तक, अपनी 4 पीढ़ी तक उन्होंने वहां सर्व करा था, जिसमें उनको हाईएस्ट पोस्ट भी मिली गई थी, मिलिट्री जनरल तक। तो जो राजा भगवान दास थे और राजा मान सिंह थे, उनको सीनियर पोजीशन मिली थी एडमिनिस्ट्रेशन में बाय अकबर। 1 by 1 ऑल राजपूत स्टेट सबमिट टू अकबर, वही सबने सबमिशन कर दिया था। रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी अकबर की, उसने अबॉलिश कर दिया था पिलग्रिम टैक्स, जजिया। मैंने बताया था ना कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको अपनी रिलीजियस यात्रा करने के लिए क्या करना पड़ता था, जजिया देना पड़ता था, ठीक है। अब 1575 में, ठीक है, उसने कंस्ट्रक्शन किसका स्टार्ट करा, इबादत खाना का, हाउस ऑफ रक्षक, ये वहीं की फोटो है, ठीक है, अपनी नई कैपिटल में फतेहपुर सिकरी में। और वहां पर वो बुलाता था स्कॉलर्स को अलग अलग रिलीजन्स के, हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी और जोरेस्ट्रियनिज्म। जोरेस्ट्रियनिज्म एक ईरानियन बेस्ड रिलीजन है, ठीक है। 1582 में क्या होता है ना, वो न्यू रिलीजन कॉल्ड दिन्नी लाही। दिन्नी लाही क्वेश्चन आया PYQ है कि दिन्नी लाही किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, ठीक है, उसको स्टार्ट करता है जिसमें बिलीव करा जाता है वन गॉड पे, ठीक है। और एक फिलॉसफी वो स्टार्ट करता है सुलेकुल, पीस टू ऑल, ठीक है, सुलेकुल की, ये भी PYQ है, सुलेकुल। फिर 1582 में ही डिसकंटिन्यू द डिबेट इन इबादत खाना एज इट बिटरनेस अमंग द डिफरेंट रिलीजन। वही कड़वाहट बढ़ने लग जाती है तो वो डिबेट रोक देता है इबादत खाना में 1582 में। फिर करके एक बदूनी करके कंटेम्प्रेरी ऑथर था जिसने बहुत क्रिटिक करा था अकबर को उसके रिलीजियस एक्सपेरिमेंट्स को लेके। और उसके जो गुरु थे अकबर के, वो थे कौन थे, शेख मुबारक, ठीक है। और अकबर न्यू रिलीजियस पॉलिसी वाज ड्राफ्टेड बाय अब्दुल फैज। जो अब्दुल फैज था ना, उसे नहीं अकबर नामा लिखी थी, अब्दुल फजल, सुना होगा तुमने नाम, अब्दुल फजल, ठीक है, अब्दुल फजल ने ही अकबर नामा लिखी थी। उसके बाद जो आता है वो आता है जागिर। अब बोलोगे सर जागिर कौन था, जागिर बेटा था अकबर का, ठीक है, जिसका जन्म का नाम था सलीम, ठीक है। बाद में उसको टाइटल दिया नूरुद्दीन जागीर, ये उसका नाम था नूरुद्दीन जागीर, जो राजपूत वाइफ से पैदा हुआ था अकबर की, ठीक है, ठीक है। उसका चैलेंज मतलब वही, उन्होंने चैलेंजेस फेस करा अपने बड़े भाई प्रिंस खुसराव को, उनके साथ उसकी लड़ाई होती है। क्यों, क्योंकि प्रिंस खुसराव किसको मानते थे, सिंह गुरु अर्जुन देव को। लेकिन जब जहांगीर सिख गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट करता है, उनको मारता है, उसके बाद ही वो क्या बन जाता है, अपने भाई को और उसको हराने के बाद थ्रोन का राजा। कहां का राजा, थ्रोन का राजा। फिर 1608 में अहमदनगर इन द डेक्कन है डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट अंडर मलिक अंबर, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ जागीर देयर वाज नो एडिशन टू द मुगल टेरिटरी डेक्कन। जागीर के टाइम पे कोई एडिशन नहीं हुआ था मुगल टेरिटरी में डेक्कन का, ठीक है। जागीर रेन विटनेसेस द विजिट ऑफ 2 इंग्लिशमैन, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय इसी के टाइम पे आए थे। विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय इसी के टाइम पे आए थे।
लेकिन जो पहले थे ना उनको परमिशन नहीं मिली थी जागीर द्वारा कि आप यहाँ फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सको। और जो दूसरे थे सर थॉमस रॉय, ठीक है, वो एम्बेसडर बन के आए थे किंग जेम्स वन के, तो उनको परमिशन मिल गई थी कि आप ब्रिटिश फैक्ट्री अपनी लगा सकते हो। कहाँ? सूरत में। समझे? कौन थे वो? सर थॉमस रॉय। ठीक है। फिर 1611 में जहांगीर शादी करता है किससे? मैरूनिसा से, ठीक है, जिसको नूरजहां भी बोला गया, लाइट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, टाइटल था नूरजहां। तो नूरजहां थी डोमिनेट करती थी रॉयल हाउस होल्ड को। बहुत सारी बेबियां होती थी यार इन लोगों की ना, लेकिन जो रॉयल हाउस होल्ड था, सारी वाइफों में जो हेड थी वो थी नूरजहां। ठीक है। उसने एक न्यू फैशन बेस स्टार्ट करा था पर्शियन ट्रेडिशंस का। ठीक है। उसने इंकरेज करा था पर्शियन आर्ट को, कल्चर को। लेकिन नूरजहां बिकम द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन। ठीक है। वो रियल पावर थी थ्रोन के पीछे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लेकिन प्रिंस खुर्राम, ये क्या नाम था? शाहजहां बेटा था किसका? जहांगीर का। वो रेबल करते थे अपने पिताजी के खिलाफ। ठीक है। और जो इसमें लिखा है नूरजहां हु रूल्ड द एम्पायर फॉर 10 ईयर, जो 10 साल तक उसने राज किया था ना, वो उसकी पावर खत्म हो जाती है जहांगीर के तुरंत डेथ के बाद। और जहांगीर को कहां दफनाया जाता है? लाहौर। ठीक है। लाहौर में उसको दफनाया जाता है। ठीक है। ये वो आइकॉनिक फोटो है जब सर थॉमस रॉय इंडिया में आए थे, किंग जेम्स वन के एम्बेसडर बन के। ये देखो, ये जहांगीर बैठा है, देख रहे हो? ठीक है। और ये वो जगह है लाहौर में, जहां उसको दफनाया गया था। किसे? जहांगीर को। पाकिस्तान में ये आज। ठीक है। ठीक है। फिर जहांगीर के बाद कौन आता है? जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। 1627 में शाहजहां रीच आगरा विद द सपोर्ट ऑफ नोबल्स एंड आर्मी एंड असेंड द थ्रोन। ठीक है। वही थ्रोन पे बैठ जाता है। ठीक है। वही कैंपेन स्टार्ट करता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ, कंधार को कवर करता है। ठीक है। अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स को। ठीक है। बट वो कंधार को कंट्रोल नहीं कर पाता। हिज डेक्कन पॉलिसी वर मोर सक्सेसफुल। वो उसके डेक्कन पॉलिसीज बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बोलोगे सर डेक्कन क्या है? डेक्कन ना बाबू एक एरिया है, ये जो एरिया है ना, डेक्कन वाला एरिया, साउथ में ये जो एरिया है, जहाँ ये कर्नाटका वाला एरिया ना आज का, ये डेक्कन आता है। तो उसने अहमदनगर को एनेक्स किया, बीजापुर को भी, और गोलकोंडा के साथ उसने ट्रीटी साइन करी, बीजापुर और गोलकोंडा के साथ, और अहमदनगर को क्या करा? एनेक्स कर लिया था। ठीक है। शाहजहां डिफीटेड शिवाजी फादर। शिवाजी के जो फादर थे ना, शाहजी भोसले, उनको उसने हराया था। फिर 1631 में शाहजहां की वाइफ मुमताज महल पास एट बुरहानपुर में, वहां उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। उसी की याद में उसने ताजमहल बनवाया था जो आज आगरा में है। ठीक है। और ये किसके कंटेम्प्रेरी थे उस टाइम? लुइस 14 फ्रेंच के जो किंग थे, कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के। और इसी के टाइम पे पीकॉक थ्रोन बनाया गया था किंग के लिए। ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया यहाँ से, PYQ है। बर्नियर जो था, फ्रांसिस बर्नियर, फ्रेंच फिजिशियन और ट्रैवलर, वो आया था शाहजहां के टाइम पे। ट्रेवनियर फ्रेंच जैम, वो भी आया था एक। ठीक है। मर्चेंट ट्रैवलर था। ठीक है। मेंडलस्लो, जर्मन एडवेंचरर, वो भी आया था। पीटर मुंडी, इंग्लिश ट्रेडर, वो भी आया था। मैनोकी, ठीक है, इटालियन राइटर, वो भी आया था। ठीक है। इंडिया के टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे। ठीक है। और अपने जो इंडिया के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो सब लिख के छोड़ के यहाँ गए थे वो। तो बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनके अकाउंट से पढ़ते हैं उनसे। ठीक है। तो लास्ट डेज ऑफ शाहजहां वाज कंसर्न फॉर थ्रोन अमंग हिज 4 सन्स। उसके 4 बेटों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें से वो चाहता था कि दारा शिकोही को मिले, जो उसका एल्डेस्ट बेटा था, उसका फेवरेट भी था। पर सक्सेशन की लड़ाई में औरंगजेब विक्ट्री होता है और औरंगजेब थ्रोन कब्जा लेता है। और वो शाहजहां को कहाँ डाल देता है? जेल में डाल देता है। ठीक है। बाद में उसकी डेथ हो जाती है 1666 में, और उसको ही ताजमहल में क्या कर जाता है? दफना दिया जाता है। समझे? तो जो लास्ट रूलर था औरंगजेब, ठीक है, उसको आलमगीर का टाइटल में रखा था। आलमगीर मतलब होता है वर्ल्ड कॉन्करर। ये क्वेश्चन आया PYQ है कि आलमगीर किसको बोला गया है? ठीक है। आलमगीर बोला गया किसे? आलमगीर बोला गया है औरंगजेब को। हिज मिलिट्री कैंपेन इन फर्स्ट 10 years ऑफ रेन वर अ ग्रेट सक्सेस। शुरू के 10 साल में उसका जो मिलिट्री कैंपेन था बहुत सक्सेसफुल था। उसने कई माइनर रिवॉल्ट जीते। ठीक है। सीरियस डिफिकल्टीज उसे बाद में आई, लेकिन जो जाट थे और संथानवीज थे और सिक्स थे, वो इसके खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि इसकी हर्ष रिलीजियस पॉलिसीज के खिलाफ। ये बहुत ऑर्थोडॉक्स था, मतलब नॉन मुस्लिम्स को तो कुछ समझता नहीं था। या तो तुम, मतलब इसके ऑप्शन थे, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ या मौत प्राप्त कर लो। तो ऐसे इंसान हैं तो यहाँ से काट देना, मतलब बहुत बुरे तरीके से मारना, कुत्तों के सामने उनकी बोटियां फेंक देना, इस तरीके से। औरंगजेब वॉज बेसिकली प्यूटियन रिलीजियस इन नेचर। ठीक है। ही इम्पोज जजिया इन हिंदूज पे उसने वापिस जजिया लगा दिया था। ठीक है। और इन्फ्लुएंस था वो किसे? नक्शबंदी सूफी ऑर्डर से। ये एक तरीके ना सुन्नी ऑर्डर होता है, ठीक है, रिलीजियस ऑर्डर कह लो, ठीक है, उस तरीके, उससे ये बहुत इन्फ्लुएंस था। ठीक है। जो प्रिंस अकबर था,
ये किसका बेटा था? औरंगजेब का। उसने रेबल कर दिया था किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है, इन द कनेक्शन विद 9 सिख गुरु टेक बहादुर। बाद में इसने गुरु टेक बहादुर जी को भी एग्जीक्यूटेड कर दिया था। उनको पता क्या, उनको कैसे मारा था? उनको बीच में से छिनवा दिया था और बाद में उनकी बॉडी को कुत्तों के आगे फेंक दिया था, उनके टुकड़ों को, ठीक है। डेक्कन पॉलिसी क्या थी इसकी? डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वाज मोटिवेटेड बाय द पॉलिसी ऑफ कंटेनिंग ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मराठास, ठीक है। द रिबेलियस एटीट्यूड ऑफ द शीला किंगडम्स of Deccan like Golconda, Bijapur to curtail the rebellious activity of his son Akbar, who had taken refuge to Deccan. Aurangzeb come to Deccan in 1682 and remained the Deccan till his death. मतलब वही कहना जा रहा है कि इसने किस किस को कब्जा करा था, ठीक है। जो इसकी जो डेक्कन पॉलिसी था औरंगजेब की, वो मोटिवेटेड थी किसके थ्रू? इन्फ्लुएंस थी किससे? मराठास से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ठीक है, लड़ाई क्या थी? शिया और सुन्नी के बीच में, ठीक है। डेक्कन लाइक गोलकोंडा बीजापुर शिया किंगडम्स थी, तो उनको हराने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा था। फिर बाद में जब वो डेक्कन उसके अंदर आते तो 1862 से 1707 तक वो उसके डेथ तक डेक्कन इसके अंडर रहता है। तो वो इसमें क्या गोलकोंडा और बीजापुर को अपने अंडर ले लेता है, समझे, ठीक है। देखो लिखा भी है, इनफैक्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेक्कन किंगडम्स वाज द पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ, ये देखो ये ध्यान से सुनना, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेक्कन, ठीक है, वो उसके लिए क्या था? पॉलिटिकल ब्लेंडर। ब्लेंडर मतलब क्या होता है? भूल, गलती, बहुत बड़ा, ठीक है। द बैरियर बिटवीन द मुगल एंड द मराठा वाज रिमूव एंड देयर ensured a direct confrontation between them. Also his Deccan campaign exhaust the Mughal treasury according to G.N. Sarkar, Deccan Sir Ruin Akbar Aurangzeb। मतलब जो एक G.N. सरकार हिस्टोरियन थे, उन्होंने लिखा है कि जो उसकी पॉलिटिकल ब्लेंडर था उसमें से सबसे बड़ा ब्लेंडर था डेक्कन, और इसी वजह से उसकी जो मुगल ट्रेजरी थी, खजाना था, वो सब एम्प्टी हो गया था। यार एक बात बताओ, अब बोलोगे सर क्यों? ये एक बात बताओ, इतना बड़ा इंडिया है हमारा, यहाँ से बैठ के बंदा यहाँ को पूरा कंट्रोल करने की सोच रहा है, कैप्चर करने की सोच रहा है। उस टाइम पॉसिबल नहीं था यार, आपको पूरी मिलिट्री लेके जानी है, पूरा लड़ना है, वहां पर मराठा से भी आपका कन्फ्रंटेशन हो रहा है, आपकी ट्रेजरी भी खाली हो रही है, समझ रहे हो, ठीक है। और मराठा अंडर शिवाजी, औरंगजेब को शिवाजी से बहुत डर लगता था, पता है, बहुत ज़्यादा डर लगता था, ठीक है। एक भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होने दी। तो औरंगजेब ने 2 ग्रेट जनरल भेजे थे, शस्ता खान और जय सिंह को, टू कैप्चर शिवाजी। और जय सिंह तो कैप्चर भी कर लेता है शिवाजी को, बट शिवाजी जब दिल्ली आते हैं उनको वो एस्केप हो जाते हैं, भाग जाते हैं डेक्कन वापस जेल से, समझ रहे हो। शिवाजी एम्प्लॉइंग गोरिल्ला टैक्टिक। गोरिल्ला टैक्टिक क्या होती है? बेसिकली छुप के मारना, कि वहां से सेना आ रही है और आपने छुप के मारा है, समझ रहे हो, ठीक है। मुगल फोर्सेस टिल द डेथ ऑफ एज ऑफ 53 की एज में 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। उनकी ना उनकी डेथ शायद ना शेड से लड़ते हुई थी, कुछ ऐसा कहानी है, ठीक है। उनको मारा नहीं था, ठीक है, शेड से घायल हो गए थे तब उनकी डेथ हुई थी, बस इतना है, ठीक है। कि औरंगजेब के टाइम पे मुगल एम्परर इतनी थी, ठीक है। औरंगजेब was severely tested by Marathas till his death 707. The sons of Shivaji continued the rebel. उनके बाद उनके शांबाजी, उनके बेटे ने, उन्होंने रेबल कंटिन्यू रखी, ठीक है। औरंगजेब 1707 में मरता है, ठीक है। वाटरशेड इन इंडियन हिस्ट्री एज अ मुगल एम्पायर वर्चुअली कम टू एंड। और मुगल एम्पायर का क्या होता है? एक तरीके से एंड होता है। उसके बाद जो 150 साल थे उसके वीक सक्सेसर आए। ये जो फोटो है ये बहुत फेमस है, ये अफजल खान है, ठीक है। ये हाइट में मतलब शिवाजी 5 फीट के हैं मान लो, तो ये बंदा 7 फीट का, और उसके बीच में अपने वो घुसा देते हैं, इनको मारने आया था। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है। हरा नहीं पाए थे शिवाजी को, शिवाजी महाराज को हरा नहीं पाए थे ये लोग, ठीक है। हम पढ़ेंगे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मुगल एम्पायर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। मुगल रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ सल्तनत शेरशाह। फ्रॉम अंडर शेरशाह द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ परगना अ ग्रुप ऑफ विलेज, वही है ग्रुप ऑफ विलेज को बोला जाता है परगना। और ग्रुप ऑफ परगनास मतलब कई सारे विलेजेस के ग्रुप को बोला जाता है सरकार। एंड ग्रुप ऑफ सरकार मतलब कई सारे परगनास को, कई सारे सरकार को बोला जाता है समवट लाइक सब्स और प्रोविंस, वही एक स्टेट बनती है, ठीक है। मुगल्स फॉर्मलाइज अ न्यू टेरिटोरियल यूनिट सूबा, एक टेरिटोरियल यूनिट स्टार्ट करी थी सूबा। अब मुगल एम्पायर डिवाइड टू 12 प्रोविंसेस, 12 सूबाज में वो डिवाइडेड थे अकबर के टाइम पे। और उसने 2 इंस्टीट्यूशन निकाले थे, जागीर और मनसब सिस्टम, ये मुगल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। जिसमें से हम मनसबदारी सिस्टम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अंडर दिस सिस्टम एवरी ऑफिसर असाइंड अ रैंक, एक रैंक मिली थी मनसब की, ठीक है, जिसमें लोएस्ट रैंक वाज द 10 एंड द हाईएस्ट वाज 5000 फॉर द नोबल्स। और प्रिंस ऑफ रॉयल ब्लड रिसीव इवन हाईएस्ट रैंक्स, हायर रैंक। और ये रैंक जो थी ना, 2 पार्ट में डिवाइड थी मनसब की, जत और सवार। जत मतलब होता था पर्सनल, एट फिक्स अ पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, एक पर्सनल स्टेटस उसको मिल जाता था। और सवार मतलब होता था कि नंबर ऑफ कैवलरी मैन, मतलब जिसपे जितने घोड़े, ठीक है, मेंटेन कर सकता है। और ये था कि एवरी सवार को एटलीस्ट 2 घोड़े तो मेंटेन करने ही थे। और मनसब रैंक हेरिडिटरी नहीं थी, मतलब कि उसके पिताजी के बाद उसको मिल रही, उसके बाद उसके बेटे को मिल रही है, ऐसा नहीं था। उसके कैलिबर को, उसके गुण को देख के दी जाती थी। और जो भी अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस होते थे वो डायरेक्टली एम्परर द्वारा होते थे, ठीक है। तो समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन रही होगी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था? एक्सपेरिमेंटेशन था अकबर के टाइम पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। और ये फॉलो कर रहे थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी के टाइम का जो रेवेन्यू सिस्टम था ना, उसको मुगल रेवेन्यू सिस्टम फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो जो राजा टोडरमल थे, याद रखना, उनकी क्या पोस्ट थी? रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो अकबर के टाइम पे। अकबर के टाइम की बात हो रही है 1581 में। उन्होंने होल लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट करा था, जिसको बोला गया था जब्ती और बंदोबस्त। राजा टोडरमल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम लैंड वाज मेजर्ड एंड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फर्टिलिटी, मतलब जो जब्ती और बंदोबस्त था उसको उस लैंड को इस बेस पे मापा जाता था कि उसकी फर्टिलिटी कितनी है सोइल की, उसके हिसाब से लैंड रेवेन्यू, उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाता था। तो पोलाज मतलब कल्टिवेटेड एवरी ईयर, ठीक है, डिवाइड कर रखा था। और बरोती मतलब 1 in 2 years, चाचर मतलब 1 in 3 4 years, और बंजर मतलब वही, बंजर मतलब आपको पता ही सूखा 5 साल या उससे ज्यादा, ठीक है, समझे। लिटरेचर थोड़ा, लिटरेचर क्या क्या था? पर्शियन, संस्कृत और रिलीजियस लैंग्वेज डेवलपिंग ड्यूरिंग द मुगल रूल। पर्शियन वाज द लैंग्वेज, पर्शियन क्या थी? उनकी कोर्ट लैंग्वेज, गवर्नमेंट लैंग्वेज थी, समझ लो, ठीक है। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द मुगल रूल वाज द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। उर्दू लैंग्वेज आ गई थी कम्युनिकेशन में। और बाबर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसका नाम था तुझ के बाबरी, तुर्की लैंग्वेज में, ठीक है। उस अपने ऑटोग्राफी में फ्लोरा एंड फोना, जानवर और पेड़ पौधों के बारे में दिखाया। देखो ये तुर्के बाबरी का एक बाबरनामा भी बोला गया, उसका एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है, ठीक है। और लिटरेचर्स में क्या था? अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ अकबर। आईनी अकबरी लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेशन बुक। जहांगीरी, ठीक है, हैज रिटन हिज ओन ऑटोग्राफी एज तुझ के जहांगीरी, ठीक है। बाबरनामा, तुझ के बाबरी, पर्शियन में किसने कन्वर्ट करी थी? अब्दुल रहीम खान, ये नाम रखना, अब्दुल रहीम खान, ठीक है। और मुतामिद खान वाज रिटन बायोग्राफी ऑफ जहांगीर, इबलनामात है जहांगीर। फिर मुतामिद खान ने इकबाल नामा जहांगीर लिखी थी, ठीक है। शाहजहां की बायोग्राफी का नाम क्या था? पदशाहनामा, ठीक है। 2 ऑथर द्वारा लिखी गई थी, एक था अब्दुल हामिद लाहौरी और एक थे इनायत खान। इनायत खान ने क्या करा था? शाहजहांनामा। पर्शियन लिटरेचर वाज एनरिच्ड बाय द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत, पर्शियन लिटरेचर्स को ट्रांसलेट करा गया था संस्कृत में, ठीक है। और महाभारत ट्रांसलेट करी गई थी, ठीक है, अब्दुल फैज के भाई ने, अब्दुल फजल ने, जो कौन थे? कोर्ट पोएट थे अकबर के, समझे। दारा शिकोही कौन था? एल्डर सन था शाहजहां का, ठीक है। उसने भगवत गीता, उपनिषद पर्शियन में लैंग्वेज में क्या करे थे? कन्वर्ट करे थे। और उसकी मोस्ट फेमस दारा शिकोही की बुक क्या नाम था? मजमा उल बहरान। बडून बहुत बिटर क्रिटिक ऑफ अकबर, ठीक है, अकबर का बहुत बड़ा क्रिटिक था। और उसने महाभारत को पर्शियन में कन्वर्ट करा था, इसका नाम क्या था? रजनामा, नाम याद रखना, रजनामा, ठीक है। रिलीजियस लैंग्वेज जैसे बंगाली, उड़िया, राजस्थानी, गुजराती हैज आल्सो डेवलप्ड दिस रेन। और उसी टाइम पे ये सारी लैंग्वेज क्या हो रही थी? डेवलप्ड हो रही थी। फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर हिंदी पोएट्स वर अटैच्ड टू द मुगल कोर्ट। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिंदी पोएट वाज तुलसीदास। तुलसीदास इनके टाइम पे थे, उन्होंने हिंदी वर्जन लिखे हैं रामचरितमानस और रामायण के। जगन्नाथ पंडित राया कोर्ट पोएट थे किसके? शाहजहां के। इन्होंने 2 संस्कृत बुक्स लिखी थी, एक का नाम था गंगा लहरी और रास गंगाधरम, ठीक है, याद रखना। आर्किटेक्चर, एडवेंट ऑफ द मुगल ब्रॉट अ न्यू एरा, एक न्यू एरा लिखा आया था आर्किटेक्चर का, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन। इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर, जो आपको दिख जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको हुमायूं टॉप में भी दिख जाएगा। रेड स्टोन का बहुत यूज हुआ था बिल्डिंग्स में, चाहे आप हुमायूं टॉप ले लो, चाहे आप क्या ले लो, अरे यार दिल्ली में क्या है वो, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, रेड फोर्ट, ठीक है। मेन गेटवे टॉप इज प्लेस इन द मिस्ट ऑफ द गार्डन,
जो मेन गेट होता था वो हमेशा ना गार्डन के सामने खुलता था, ठीक है। ये देखो उसके सामने बिल्कुल गार्डन ऐसे, ये देखो इस सेंस में कहा जा रहा है। जो सलीम चिश्ती कौन थे? एक सूफी संत थे, जैसे हमारे पंडित होते हैं, जैसे ऐसे इनके यहाँ सलीम चिश्ती थे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बनवाया गया था? सलीम चिश्ती पैलेस ऑफ जोधाबाई, इबादत खाना, बीरबल का हाउस, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में बनाया गया था, जो पर्शियन और इंडियन एलिमेंट्स का क्या था, एक मिक्सचर था। जहांगीर के टाइम पे, ड्यूरिंग ये सब काम हुआ था जहांगीर के टाइम पे, अकबर म्यूजियम वॉज कंस्ट्रक्टेड एट सिकंदरा नियर आगरा। जहांगीर के टाइम पे आगरा अकबर का एक टॉप बनाया जाता है सिकंदर नियर आगरा में, ठीक है। ही बिल्ड द ब्यूटीफुल टॉप ऑफ इतिमाद उद दौला विच वॉज बिल्ड अर्ली ऑफ मार्बल, एंटरनी ऑफ मार्बल, ठीक है। मार्बल का एक बहुत खूबसूरत, ठीक है, इतिमाद उद दौला करके टॉप बनाया जाता है, ठीक है, समझे। ये देखो हुमायूं टॉप, ये फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा। शाहजहां द ग्रेटेस्ट बिल्डर अमंग द मुगल्स, ही यूज मार्बल एक्सटेंसिवली ऑब्वियसली, ठीक है। ब्यूटीफुल आर्च और मिनरेट्स वर उसने यूज करे थे। रेड फोर्ट जामा मस्जिद बनवाई है, ताजमहल भी उसने बनवाया, इसलिए उसको ये तीन उसने चीजें बनाई थी, रेड फोर्ट जामा मस्जिद और दिल्ली का और आगरा का ताजमहल। तो शाहजहां को वो माना जाता है, ठीक है। ये कुछ फोटोज, ये फोटोज है इमादुद्दौला टॉप की, ये देखो, ठीक है। तो आया मजा? कैसा लगा लेक्चर गाइस बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।